जिंदगी एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब किसी को तभी मिलता है जब वो शिद्दत से उसे ढूंढता है। लेकिन कई बार ये एक ऐसा चक्रव्यूह बन जाती है जहां हमें एक अभिमन्यु की तरह अपने प्राण तक लुटाकर इससे बाहर निकलना पड़ता है। लेकिन इन सब में ज़रूरी ये होता है कि हम किसी भी परिस्थिति में अपना संयम ना खोएं। किसी भी पल अपने हृदय में किसी के प्रति द्वेष भावना मन में ना लाएं। यदि कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करे तो हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए और उसके लिए किसी और को दोषी नहीं मानना चाहिए। ऐसा ही कुछ साबित करती है एक गरीब मजदूर की मार्मिक कहानी। नए साल का आगमन होने वाला था। फैक्ट्री में सारे मजदूर काम पर लगे हुए थे। सर्दियां होने की वजह से सूरज देवता का ताप ना के बराबर था। वो ताप शीतल होता जा रहा था। किशोर की नज़रें फैक्ट्री में काम करते हुए बार बार दीवार पर टंगी घड़ी की ओर जा रही थी। वो घड़ी फैक्ट्री के बन जाने के बाद लगाई गई थी और तब से बदली नहीं गई। किशोर के लिए वक्त बहुत धीरे हो गया था। वही जब उसे घर की याद आती तो लगता वक्त बहुत तेज़ी से भाग रहा है। वो इस तरह बेताब हो रहा था जैसे कोई पंछी पिंजरे से बाहर निकलने के लिए तड़प रहा हो। मशीनों के शोर में उसके साथी रामू, जो कि उसका पड़ोसी भी था, ने उससे पूछा, क्या हुआ किशोर, बहुत परेशान दिख रहा है। किशोर शायद अपनी परेशानी किसी को बताना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने अपने चेहरे के भाव को संभालते हुए जवाब दिया, अरे नहीं रे, मैं तो बस छुट्टी का टाइम देख रहा हूँ। साहब से थोड़ा काम है। कोई ज़रूरी काम है क्या? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं है, बस घर में थोड़े पैसे की ज़रूरत पड़ गई है। परेशानी की सिलवटें माथे पर लिए किशोर ने रामू के सवाल का जवाब दिया। रामू ने फिर दिलासा देते हुए कहा, ठीक है किशोर भैया, वैसे तो साहब बहुत सज्जन आदमी हैं, तुम्हारी समस्या का हल ज़रूर कर देंगे। तभी एक ऊंचे सायरन की आवाज़ आई जो कि छुट्टी होने का संकेत थी। सभी मज़दूर ऐसे निकल रहे थे जैसे किसी स्कूल से छुट्टी होने पर बच्चे बाहर निकलते हों। मशीनों की आवाज़ शांत हो चुकी थी और उसकी आगाह इंसानों की बातचीत ने ले ली थी। कुछ ही पल में जब सब मज़दूर चले गए तो फैक्ट्री में एक सन्नाटा सा पसर गया। किशोर के मन में इस सन्नाटे में भी एक तूफान का अलग सा शोर मचा हुआ था। जैसे ही वो बड़े साहब के दफ्तर के बाहर पहुंचा, वहां उसे मुंशी श्यामलाल दास ने देख लिया और देखते ही बोले, किशोर, तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ काम था क्या? मुंशी जी, काम तो बड़े लोगों को होता है, हम जैसे गरीब लोगों की तो मजबूरियाँ होती हैं जो कहीं भी जाने को मजबूर कर देती हैं। ऐसी बातें क्यों कर रहा है तू? सब खैरियत से तो है ना? खैरियत, गरीब की खैरियत तो अमीर की खैरात में होती है। हमारी ज़िंदगी तो बस सूरज के उगने और डूबने पर की मोहताज है। इस तरह एक दिन हमारी ज़िंदगी भी डूब जाएगी। जितने दिन जीना है बस सूरज की तरह जलते रहना है। ये क्या बोले जा रहा है? तू वही किशोर है ना जो दूसरों को हौसला देता है? तूफानों का सामना करने वाला किशोर आज हवा के झोंकों से डर गया। जो पेड़ मजबूत होकर तूफानों का सामना करते हैं उनका आंधी पानी भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उन पेड़ों को वक्त का दीमक ऐसे खाता है कि पेड़ ऊपर से तो मजबूत दिखता है पर अंदर से खोखला हो जाता है और फिर एक हवा का झोंका भी उसे तिनके की तरह उड़ाकर कहीं दूर फेंक देता है। कहते कहते किशोर की आंखें नम हो गई थीं। मुंशी जी उसे अच्छी तरह से जानते थे। वो कभी हार मानने वाला नहीं था। फिर आज न जाने कैसे वो इतना कमज़ोर हो गया था। कारण जानने के लिए श्यामलाल दास ने किशोर से पूछा कि हुआ क्या है। तो किशोर ने जवाब दिया कि पिछले 4-5 बरस से खेत खलिहान में मौसम की मार की वजह से कोई भी फसल नहीं हो पाई है। अब घर में खाने का एक दाना भी नहीं है। बेटी ब्याहने के लायक हो गई थी, खेत गिरवी रखकर शादी की। अब रोज़ कर्जदार तकाजा करने आते हैं। छोटू की फीस नहीं गई थी कई महीनों से, तो उसे भी स्कूल से निकाल दिया गया है। पत्नी रूखा सूखा सबको थोड़ा बहुत खिलाकर खुद भूखे पेट सो जाती है। अब तो बस जान देने का दिल करता है।
पर सोचते हैं बाद में परिवार का क्या होगा। ये सब बताते बताते किशोर की आंखों से दर्द भरी आंसुओं की धारा बह निकली। मुंशी जी को ये सब मालूम न था, और जब वो ये सब जान गए तो उन्हें यकीन नहीं हुआ कि किशोर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी किसी से कुछ नहीं कहता। कितनी हिम्मत है उसमें, जो सब कुछ अकेला ही सह रहा है। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि किशोर की इस हालत पर क्या कहें। श्यामलाल दास ने किशोर की पीठ थपथपाते हुए कहा, हौसला रख किशोर, सब ठीक हो जाएगा। इन आंसुओं को रोक के रख, ये इंसान को कमज़ोर बना देते हैं। अक्सर ज़िंदगी से लड़ने की उम्मीद आंसुओं के समंदर में डूबकर दम तोड़ देती है। चल, मैं भी चलता हूँ साहब के दफ्तर में, तेरी समस्या का कोई हल शायद निकल ही जाए। दोनों दफ्तर के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ गए। अंदर आ जाएं मालिक, मुंशी जी ने दरवाज़ा खोलते हुए अंदर बैठे साहब से पूछा। आइए मुंशी जी, कैसे आना हुआ? फाइल को मेज पर रखते हुए साहब ने श्यामलाल दास से पूछा। हिचकिचाते हुए मुंशी जी बोले, साहब, ये किशोर है, हमारी फैक्ट्री में बहुत सालों से काम कर रहा है। इसकी ईमानदारी की पूरे गांव में मिसाल दी जाती है। ऐसे और भी कई काम करने वाले होंगे मुंशी जी। आप मुद्दे पर आएं। इसे यहाँ किस लिए लेकर आए हैं? इसे कुछ पैसों की ज़रूरत है मालिक, बहुत मुश्किल में है ये। श्यामलाल दास के इतना कहते ही साहब कुर्सी से उठ खड़े हुए और थोड़ी कड़क आवाज़ में बोले, मैंने यहाँ कोई कुबेर का खजाना लूट कर नहीं रखा कि कोई भी आए और मांगने लगे। ये लोग काम करते हैं, उसके बदले पैसे तनख्वाह के तौर पर इनको दे दिए जाते हैं। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते मालिक, बस थोड़े से पैसे चाहिए, 4 दिन में तनख्वाह मिल जाएगी, उसमें कटवा देंगे। घरवाली की तबीयत खराब है, अगर पैसों का बंदोबस्त ना हुआ तो वो मर जाएगी। रोते हुए किशोर घुटनों के बल बैठ गया, लेकिन साहब के रवैये में कोई नरमी नहीं आई। उन्होंने फिर उसी लहजे में कहा, देखो, तुम्हारे यहाँ आंसू बहाने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सर चलिए, आज पड़ोस के मंदिर में गरीबों को कंबल बांटने जाना है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, चलो नहीं तो देर हो जाएगी, कहकर साहब एक अपने पीए के साथ चले गए। कमरे में फिर एक सन्नाटा छा गया। किशोर, जो कि घुटनों के बल बैठा था, उठ खड़ा हुआ और सोचने लगा। मुंशी जी ने किशोर से कहा, किशोर तो चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर श्यामलाल दास ने अपनी जेब से 200 रुपये निकाल कर कहा कि अभी तो वो इतनी ही मदद कर सकते हैं। किशोर ने पैसे पकड़ते हुए श्यामलाल दास का धन्यवाद किया और घर की ओर चल दिया। श्यामलाल दास खामोशी से उसकी ओर देख रहे थे, लेकिन उनको भी किसी अदृश्य जंजीर ने जकड़ रखा था, जिसे वो तोड़ना तो चाहते थे लेकिन तोड़ ना सके। धुंध चारों ओर छा गई थी और 5 कदम से ज़्यादा दूर देखना मुमकिन नहीं था। थका हारा किशोर घर पहुंचा तो देखा कि उसकी पत्नी अपने बेटे छोटू के माथे पर कपड़े की पट्टी गीली करके रख रही थी। अरे चंदा, क्या हुआ छोटू को? पता नहीं जी, कुछ दिनों से बुखार चढ़ता उतरता है, आज एकदम से ज़्यादा हो गया। दोपहर से पट्टी बदल रहे हैं, बुखार है कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। किशोर ने हाथ लगाया तो देखा कि छोटू का बदन आग की भट्टी की तरह तप रहा था। उसने जरा भी देर ना की और गांव के बाहर रहने वाले डॉक्टर के पास उसी समय ले गया। ये डॉक्टर कोई पढ़ा लिखा डॉक्टर नहीं था। कई साल पहले ये अपने बाप के साथ शहर गया था और वहीं किसी डॉक्टर के पास काम करते करते उसने काम सीख लिया था। फिर वो गांव आकर रहने लगा था। किशोर की पत्नी की दवाई भी इसी के यहाँ से चल रही थी। किशोर डॉक्टर के पास पहुंचा तो कुछ देर जांचने के बाद उसने भी जवाब दे दिया और उन्हें जितनी जल्दी हो सके शहर जाने की सलाह दी। आधी रात होने वाली थी। किशोर और उसकी पत्नी बेटे को उठाए खेतों की पगडंडियों से होते हुए गांव के बाहर बनी सड़क पर पहुंच गए और वहां से पैदल ही शहर के सरकारी अस्पताल में पहुंच गए। थोड़ी बहुत कागजी कार्रवाई के बाद उसके बेटे को दाखिल कर लिया गया, लेकिन डॉक्टर का कोई अता पता नहीं था। किशोर ने कई बार रिसेप्शन पर बैठी नर्स से पूछा
जो साथ बैठी अपनी साथी के साथ गप्पे हाँक रही थी। जब किशोर ने कई बार उससे डॉक्टर के बारे में पूछा तो वो गुस्से में आ गई और बोली, तू कोई मिनिस्टर है क्या जो डॉक्टर साहब अभी आ जाएंगे? इंतज़ार करो, सुबह तक आ जाएंगे। लेकिन लेकिन सुबह तक अगर उसे कुछ हो गया तो? बहुत से मरीजों के साथ ऐसा होता है, इसमें कोई नई बात नहीं होगी। इतना सुनते ही किशोर की सारी हिम्मत जवाब दे गई। अभी वो कंधे पर रखे अंगोछे को हाथ में पकड़ माथे का पसीना पोंछते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि अस्पताल में पसरे सन्नाटे के बीच एकदम शोर शुरू हो गया। अरे हटो रास्ते से, ले चलो जल्दी, कोई डॉक्टर को फ़ोन लगाओ। इसी बीच किशोर की नज़र रिसेप्शन पर बैठी उस मैडम की तरफ गई जो कुछ देर पहले बैठी गप्पे लड़ा रही थी। अब डॉक्टर को फ़ोन करके तुरंत आने को कह रही थी। किशोर समझ गया था कि किसी अमीर आदमी की ही तबीयत खराब हुई है, इसीलिए इन सब में ऐसी अफरा तफरी मच गई है। किशोर जाकर छोटू के पास बैठ गया। क्या कहा उन्होंने? डॉक्टर साहब आ रहे हैं ना? हाँ आ रहे हैं। इसके आगे किशोर से बोला ना गया। उसे पता था कि डॉक्टर उसके बेटे के लिए नहीं आ रहे थे, लेकिन चंदा को वो ये बता नहीं सकता था। उसमें इतनी हिम्मत नहीं बची थी। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। तभी एक आवाज़ आई, सुनिए, इधर आइए, एक काम है। किशोर तुरंत उठकर चला गया। सुनो, एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया है और काफ़ी खून बह गया है। इस समय कहीं से खून मिल नहीं रहा। क्या तुम अपना खून दे सकते हो? साहब मैं, कहते हुए किशोर अपने बेटे की तरफ देख रहा था। डॉक्टर सब समझ गया और बोला, देखो, तुम अपने बेटे की फ़िक्र मत करो, हम उसका ख्याल रखेंगे। किशोर ने मुंह से तो कोई लफ्ज़ नहीं बोला, लेकिन उसके शांत रहने के अंदाज ने डॉक्टर को ये ज़रूर बता दिया कि उसे ये मंजूर है। किशोर बेबस सा खड़ा था। डॉक्टर ने आदेश जारी किया कि किशोर का ब्लड ग्रुप चेक किया जाए और अगर उस लड़के के ब्लड के साथ मैच हो जाए तो बिना किसी देरी किए खून चढ़ाने की तैयारी की जाए। सब कुछ सही हो जाने के बाद किशोर खून देकर बाहर आ चुका था। डॉक्टरों ने उस लड़के की जान बचा ली थी। जैसे ही किशोर अपने बेटे के कमरे की तरफ जा रहा था, उसे रोने की आवाज़ें सुनाई पड़ने लगीं। वो एकदम घबरा गया। भागता हुआ वो कमरे में पहुंचा तो छोटू लेटा हुआ था। आपने इसे लाने में बहुत देर कर दी। डॉक्टर साहब ने दवाइयाँ दी थी, इंजेक्शन भी लगाए थे, लेकिन हम इसे बचा नहीं सके। पास खड़ी नर्स के बोले गए इन शब्दों ने मानो किसी जहरीले बाण की तरह किशोर को बेहोश कर दिया था। उसे अपने पैरों तले जमीन नज़र नहीं आ रही थी। आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। आंसू तो जैसे सूख ही गए थे। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कहाँ है मेरा बेटा? उसे किसी अच्छे से हॉस्पिटल में क्यों नहीं लेकर गए? जल्दी बताओ। आई एम आस्किंग समथिंग। बाहर इस गरजदार आवाज़ ने किशोर का ध्यान अपनी ओर खींचा। इसलिए नहीं कि वो बेटे के लिए गुहार लगा रहा था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे ये आवाज़ जानी पहचानी लगी थी। किशोर बाहर निकल कर गया तो आवाज़ शांत हो चुकी थी। उसने देखा कि सामने उसके साहब खड़े थे। वो डॉक्टर से कुछ बात कर रहे थे। बीच बीच में वो किशोर की तरफ देख रहे थे। इशारों से पता चलता था कि डॉक्टर उसके साहब को बता रहे थे कि इसी की वजह से आपके बेटे को नई ज़िंदगी मिली है। साहब दौड़ते हुए किशोर के पास पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही ज़ोर से बोले, ये जिसका भी इलाज करवाने आया है उसके इलाज में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। जितने पैसे लगेंगे मैं लगाऊंगा। तभी उन्हें कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ। घूम कर देखा तो डॉक्टर साहब पीछे खड़े थे। उन्होंने उस कमरे में इशारा किया जहां किशोर की पत्नी रो रही थी। जिस हालत में कुछ देर पहले किशोर था, उसी के पास अब उसके साहब भी पहुंच गए थे। साहब ने किशोर से कहा, मुझे माफ़ कर दो किशोर, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई, लेकिन तुम्हारे बेटे की मौत का जिम्मेदार मैं हूँ। काश मैं उस दिन तुम्हारा दर्द समझ सकता तो आज तुम्हारा बेटा भी इस दुनिया में होता। साहब ने एक बार फिर किशोर के आगे हाथ जोड़ लिए। मुझे माफ़ कर दो। किशोर ने रोते हुए साहब के हाथ पकड़ लिए, जैसे शायद वो कुछ कहना चाह रहा हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।